हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको कंपनी के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट को हायर करना है तो कौन से एग्रीमेंट्स आपको साइन करवाने। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप एंड तक देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स दूंगा एंड एग्रीमेंट के पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कौन से पॉइंट्स को आपको मैंशन करना है एग्रीमेंट के अंदर जब आप कंपनी के CEO, CFO, CTO इन जब लोगों को हायर करते हो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है मुकेश अंबानी कैसे 2 लाख लोगों को मैनेज करता है? टाटा इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? इन्होंने इतने सारे कैसे वेंचर्स चालू करे? आज टाटा सिर्फ स्टील्स के अंदर ऑपरेट नहीं करता है, टाटा की बिजली भी आती है, उसका स्टील भी आता है, उसकी कार्स भी आती है, उसकी कंसल्टेंसी भी कंपनी है एंड बहुत तरह के बिजनेस रतन टाटा ने चालू करे। टाटा में आने के बाद आज टाटा 100 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करता है। तो ये लोग कैसे अपने बिजनेस को इतना बड़ा एक्सपेंशन दे पाए? इन्फोसिस ले लो, आप विप्रो ले लो, कैसे ये कंपनियां इतनी बड़ी बनी, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको अपने कंपनी के टॉप लेवल और की एम्प्लॉयज को हायर करना है। देखो फ्रेंड्स, आपको अपनी कंपनी के अंदर है ना CEO, CTO, CFO, COO और एक होता है CCO। हो सकता है ये आपकी कंपनी का चेयरमैन हो, इसको बोलते हैं चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। ये क्लैरिटी देता है हर डिपार्टमेंट के हेड को कि उनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे वर्क करना है और कैसे अपने टारगेट्स और गोल को अचीव करना है। देखो फ्रेंड्स, जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक पिरामिड का जैसा होता है। यहाँ पे आपको एक पिरामिड दिख रहा होगा, सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे क्या है? CCO, चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। उसके नीचे आते हैं CTO, CFO, ठीक है, और COO और CEO। वो गाइड करता है इन सबको, चीफ क्लैरिटी ऑफिसर, कि कैसे आपको अपने वर्क को करना है, कैसे गोल्स को अचीव करना है। आपको एक पिरामिड स्ट्रक्चर दिखेगा। क्यों? क्योंकि नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, नीचे आपके 1000, 10,000, 1 लाख एम्प्लॉयज हो सकते हैं। उनके ऊपर सुपरवाइजर, मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर ये सारे हेड्स बैठते हैं और उनके ऊपर बैठता है चेयरमैन या फिर CCO, चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। CCO हर बंदे से बात नहीं करता। अगर वो 2 लाख लोगों से बात करने बैठ गया ना तो चल गया उसका काम। वो बात करता है CFO से, CEO से, CTO से, COO से और इन डिपार्टमेंटल हेड से बात करता है। इनको वो कंट्रोल में रखता है, इनकी मदद करता है इनके गोल्स को अचीव होने में, और ये लोग मदद करते हैं अपने डिपार्टमेंट को अचीव करने में, अपने डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करने में। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इन लोगों से एग्रीमेंट साइन करे जाते हैं ना, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन कराए जाते हैं एंड उनमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इनके एग्रीमेंट के अंदर आता है वो आता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अगर आप किसी CTO, CEO, CFO को कंपनी के अंदर लेकर आ रहे हो ना, उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है तो वो ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। किस किस डिपार्टमेंट को उसको देखना है, किस किस डिपार्टमेंट से उसको रिजल्ट लेकर आने हैं, ये चीज़ आपको सब कुछ बतानी पड़ेगी उस एग्रीमेंट के अंदर। उसके रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, की एरियाज क्या है, किन किन एरियाज पे उसको वर्क करा जा रहा है। एंड एक चीज़ और का ध्यान रखना, जब आपकी कंपनी के अंदर आता है ना, आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारी कंपनी के वीक पॉइंट्स है, अभी आपको इन वीक पॉइंट्स को सुधारना है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट लेकर आना है और यहाँ पे हमें इतना टारगेट चाहिए जिसको आपको अचीव करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है गोल्स एंड टारगेट। देखो, जब भी आप इन लोगों से एग्रीमेंट साइन करोगे ना, तब आप इनको इनके गोल्स बताओगे कि इनके गोल्स क्या है, कितना इनको अचीव करना है और कितने टाइम फ्रेम में करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मुकेश अंबानी किसी को हायर करता ना, लेट्स सपोज वो एक कंपनी के CEO को हायर कर रहा है, अब वो क्या करेगा? उसको बोलेगा कि भाई मुझे देख 1000 करोड़ की सेल चाहिए इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब वो CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो सेल्स कैसे लेके आता है? मुकेश अंबानी सिर्फ उसको एक गाइडेंस दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। एग्जीक्यूट पूरा CEO को करना है। तो मुकेश अंबानी सीधा बताता है कि मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना पैसा दे रहा हूँ, इतनी मैन पावर दे रहा हूँ, अब सेल्स आपको लेकर आनी है, टारगेट्स आपको अचीव करने हैं। अगर आप कंपनी में CFO को हायर कर रहे हो तो उसको बताओ कि आपको हर साल इतना टैक्स सेव करना है। CTO को हायर कर रहे हो जो टेक्नोलॉजी देखेगा, तो उसके ऊपर टारगेट्स लगाओ, उसको नंबर्स के अंदर लगाओ। देखो, अगर टारगेट्स आपने कभी नंबर के अंदर नहीं दिए ना, तो कभी आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे कि जब ये आया था तब क्या ये टारगेट्स को अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। इसलिए हमेशा गोल्स और टारगेट्स नंबर के अंदर होने चाहिए जिनको हम कंपेयर कर सकें। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये क्या होता है? देखो, आपको टैलेंटेड मैन पावर को लेकर आना है। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, कोई फंडिंग देने वाला नहीं है, बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से फंडिंग लेकर आनी है, उनको कुछ भी नहीं पता है। आप उन लोगों को हायर कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनीज के जो मालिक होते हैं ना, वो भी यही करते हैं। वो क्या करते हैं? टैलेंटेड मैन पावर को लाने के लिए ना उनको स्टॉक्स देते हैं, उनको बोलते हैं कि सर आप हमारे साथ 2 साल टिको, या फिर आप उनको परफॉर्मेंस बेसिस पे भी दे सकते हो। वो कैसे होता है? कहीं कहीं कंपनी क्या करती है कि एम्प्लॉय को बोलती है, किसी CEO को, अगर मेरी कंपनी में आप 5 साल या 3 साल वर्क करोगे, उसके बाद में 1% शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। आज कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है, आने वाले टाइम में कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो गई, तो आपका 2% स्टेक 2 करोड़ का हो गया।
सैलरी तो आपको मिल ही रही है, उसके साथ साथ आप उन स्टॉक्स को सेल करके कैपिटल गेन भी कमा सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। देखो, जो डी मार्ट का सीईओ है ना, उसके पास डी मार्ट के 2.1% स्टेक है, जिनकी वैल्यूएशन आज के टाइम में 3000 करोड़ है। जी हाँ, 3000 करोड़ इस समय डी मार्ट के सीईओ के पास है। अब उससे उसको फायदा क्या और कंपनी को फायदा क्या हुआ? कंपनी को एक टैलेंटेड मैन पावर मिल गई, जो एक बहुत टैलेंटेड आदमी है, कंपनी को मदद कर रहा है ऊंची हाइट्स तक जाने में। आज कंपनी का ग्राफ है ना बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। क्यों? वो आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, कंपनी का सीईओ। उसको सैलरी तो मिल ही रही है। अब सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जितने स्टॉक्स में उसको फायदा होता है। आप सोचो, 3000 करोड़ की सैलरी आपको कोई नहीं देगा, बट आज आपके पास 2.1% के स्टेक्स है डीमार्ट के और उसकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ है। देखो कैसे ये लंबा ऊपर ग्राफ गया। उसके बाद आज 3000 करोड़ है। अगर आने वाले टाइम में वो स्टॉक्स 6000 करोड़ के हो गए या फिर 10,000 करोड़ के हो गए तो सीधा सीईओ एक बिलियनर बन जाएगा। अब ये चीज़ आपको अपने स्टार्टअप के अंदर और कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को लेकर आओ ना, उसको देखो क्या इसमें राइट टैलेंट है, क्या ये लंबा खेल सकता है, क्या ये आगे जा सकता है। उसके ऊपर परफॉर्मेंस लगा दो, टाइम लिमिट लगा दो कि 3 साल 5 साल तक आपको कंपनी में रहना है मेरे साथ। उसके बाद मैं आपको इतने % स्टेक्स दूंगा, आप परफॉर्मेंस भी लगाओ कि इतना रिजल्ट्स आपके एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस में लाके देना है, जिससे आपकी कंपनी ग्रो और अल्टीमेटली कंपनी जैसी ही ग्रो होगी ना, उसके स्टॉक्स अपने आप ग्रो हो जाएंगे एंड वो खुद भी ग्रो होगा और आपकी कंपनी को भी ग्रो करेगा। तो ये फायदा होता है एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स देने का। फ्लिपकार्ट ने 9000 करोड़ रुपए अपने एम्प्लॉयज़ को दिए थे, ऐसा एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान। मीशो ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 24 करोड़ रुपए निकाले। कार देखो ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए। इन्फोसिस ने अपने पियोन तक को अपने कंपनी के स्टॉक्स दे रखे थे एंड आज उन स्टॉक्स की वैल्यू लाखों के अंदर है। फिर चौथे पॉइंट की बात करते हैं, अब वो है कॉस्टिंग। देखो, आप किसी CFO को लेकर आओगे, CTO को लेकर आओगे, CEO को लेकर आओगे, कंपनी उसके ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर भी करेगी। उस एग्रीमेंट के ऊपर बताओ कि हम आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी रिसोर्सेज दे रहे हैं, उसके बाद हमें इतना टारगेट चाहिए आपसे जो आपको अचीव करना है। देखो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई CFO आपकी कंपनी के अंदर आता ना, या फिर CTO आता है, CEO आता है, जो भी हेड आएगा डिपार्टमेंट का, उसको आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि CFO खुद तो अकाउंटिंग करेगा नहीं, वो खुद 10 अकाउंट्स के बंदे रखेगा, इनकम टैक्स बचाना है, सारी चीज़ें करनी है, उसको एक टीम चाहिए होती है। फिर उसको बिल्डिंग चाहिए, ठीक है, उसमें आपको AC लगाना पड़ेगा, सिस्टम देने पड़ेंगे, बहुत तरह की चीज़ें आपको उसको देनी पड़ेंगी। वहाँ पे कंपनी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व करती है। आज ये कॉस्ट हिडन होती है, लगती नहीं है, बट अगर आप इनकी वैल्यूएशन देखोगे ना, इन सब कॉस्ट की अकाउंट्स के अंदर देखोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी ने कितनी बड़ी रिस्क लिए, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके CFO के ऊपर, CTO के ऊपर। अगर CTO भी आ रहा है ना, तो उसको सर्वर दिलाना पड़ेगा, लैपटॉप दिलाने पड़ेंगे, सिस्टम दिलाना पड़ेगा। वो खुद तो SEO करेगा नहीं, एक टीम रखेगा जिनसे पूरा काम एंड आउटपुट निकाल के आपको देगा। तो उस टीम को हायर करना, उस टीम के लिए स्पेस को बिल्ड करना, सारे खर्चे होते हैं, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। तो उस एग्रीमेंट के अंदर बताओ कि ये फंड्स हम आपको अलॉट करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे खर्चे बताना जरूरी क्यों है? देखो, प्रैक्टिकल बात बता दूँ, आप भी बिजनेस के अंदर है एंड वो भी एक तरीके से आपका डिपार्टमेंट को लीड कर रहा था, वो एक एंटरप्रेन्योर बन के आपके लिए बिजनेस कर रहा है। अब होगा क्या, आपने उसको टारगेट तो दे दिया 1000 करोड़ का, बट वो बोले कि सर 1000 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए ना मुझे 100 मैन पावर चाहिए, यहाँ 1000 लोगों की मैन पावर चाहिए, और आप बोल रहे हो कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। 1000 लोगों की मैन पावर का मतलब है 1 करोड़ की सैलरी पर मंथ। आपने मना कर दिया। वो बोलेगा सर मैं अचीव कैसे करूंगा इस टारगेट को? क्यों? ना मेरे पास सिस्टम्स है, ना मेरे पास मैन पावर है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही डिफाइन हो जानी चाहिए थी कि अगर आपको 1000 करोड़ की सेल निकालनी है ना, तो कंपनी आपको 100 करोड़ तक की कॉस्टिंग अलाउ कर सकती है। और कॉस्टिंग में सब कुछ आ गया, आपकी बिल्डिंग, आपका ऑफिस का रेंट, जो भी सब कुछ है, टोटल जो भी आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करनी है। एक चीज़ लाइफ के अंदर हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अपने स्टार्टअप को, कंपनी को ग्रो करना है ना, तो अच्छी मैन पावर कंपनी के अंदर लानी ही पड़ेगी। बिना मैन पावर के कोई कंपनी ग्रो नहीं हो सकती। TCS, टाटा, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, इतनी सारी बड़े बड़े स्टार्टअप्स आपको दिख रहे होंगे, कंपनीज आपको दिख रही होंगी। ये कैसे बड़े हुए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, अमेजॉन, इनके पास बहुत अच्छी मैन पावर है जो टारगेट्स के ऊपर काम करती है। देखो, अगर आप अच्छी मैन पावर को नहीं लेकर आओगे ना, तो आपका स्टार्टअप कंपनी कभी ग्रो नहीं हो पाएगा, वो एक छोटी सी कंपनी बन के रह जाएगा। कंपनी को बड़ा करना है ना, तो अच्छे मैन पावर के ऊपर पैसा खर्च करना चालू करो। और अगर आपको डाउट है कि मुझे कैसे इनके साथ एग्रीमेंट करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कौन से एग्रीमेंट्स कर रहा हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान में कैसे मुझे इनको देना है,
आपको अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपको बताएगा कि कैसे आपको अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक्स देने, कैसे इन्वेस्टर से डील करनी है। क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने ज़्यादा स्टॉक्स अपने एम्प्लॉयज़ को ही बांट दिए ना, इन्वेस्टर के लिए क्या बचेगा, बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा। कभी आपको आईपीओ लेकर आना है तो आपको वापस एम्प्लॉय से वो स्टॉक्स बायबैक करने पड़ेंगे। उसमें नुकसान बताता हूँ, एम्प्लॉय का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, क्योंकि उस समय वैल्यूएशन को लेकर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से एम्प्लॉय को स्टॉक्स बांटने, एक कंसल्टेंट को हायर करो, वो आपको पूरा गाइड करेगा। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स आपको साइन करवाने, कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखवाने। आप हमारी पूरी मदद ले सकते हो, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, स्टॉक्स से लेके एग्रीमेंट से लेके फ्रॉम एवरीथिंग, जिससे आपका स्टार्टअप एक छोटी कंपनी ना लेके बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिससे जैसे ही हम काम की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अब इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ और कौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जिससे ऐसी कमाल की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा उसके लिए थैंक यू।